अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, तालीम के ज़रिए ही दुनिया ने तरक्की की है। तालीम के ज़रिए ही हर तरह की ग्रोथ, शऊर की बेदारी और दुनिया भर में जितनी जो इनकलाबात आए वो अमली इनकलाब से पहले ज़हनी और फ़िक्री इनकलाब ही आते हैं और ये तालीम की बदौलत मुमकिन होता है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत बड़ी एक माहिर तालीम है, जो एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत ही आला तालीम याफ्ता शख्स हैं, मियाँ आसफ़ सरदार। कैसे मियाँ साहब? सर अल्लाह का शुक्र, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अरसे से ख्वाहिश थी कि शहर के इतने बड़े एजुकेशनिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर सर उनको स्क्रीन पे आना चाहिए और इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए पब्लिक के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं होते कि उन्हीं के दरमियान कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात रह रही होती हैं। तो कैसा फील कर रहे हैं आप दूसरों को एजुकेट करते हुए, पढ़ाते हुए? यू आर एन एजुकेशनिस्ट और मोटिवेशन स्पीकर भी हैं आप, तो कब इस तरफ आए? आप तो पहले कोई सरकारी जॉब कर रहे थे। जहाँ तक सर एजुकेशन का ताल्लुक़ है तो सर एक वर्ड है जिसको बोलते हैं टैलोस। एक फ़िलासफ़र है, उसने टर्म इस्तेमाल की टैलोस। तो उसने कहा कि हर चीज़ का एक टैलोस होता है। जैसे सूरज है, उसकी टैलोस उसकी रोशनी है। इसी तरीके से जैसे खुशबू है, फूल है तो उसका टैलोस खुशबू है। तो फिर वही फ़िलासफ़र कहता है कि इंसान को पता होना चाहिए कि उसका टैलोस क्या है, इंसानियत का टैलोस क्या है, इंसान का टैलोस क्या है। तो कहता है उसका जो टैलोस है ना वो रैशनैलिटी है। तो मुझे ये लगा कि मुझे रैशनैलिटी की तरफ आना चाहिए। तो मुझे लगा फिर एजुकेशन से ज़्यादा अच्छा शोबा कोई नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए ये पसंद फरमाया कि वो सिपा सलार भी थे, वो स्टेट्समैन भी थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए पसंद फरमाया कि मैं मुअल्लिम हूँ। तो मुझे ये कहने में बड़ी खुशी महसूस होती है कि मैं उनके फुटप्रिंट्स के ऊपर हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। तो थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में लोगों को, अगर आपकी अपनी ज़ुबान से सुना जाए कि वो जो दास्तान हयात, बचपन, लड़कपन, जवानी और फिर यहाँ तक पहुँचने का सिलसिला इंतहाई मुख्तसर अंदाज में। बस सर मेरी अर्ली एजुकेशन थी वो सरगोदा से थी। अर्ली एजुकेशन के बाद मैंने पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक्सेल करूं। फिर मैंने कंपैरेटिव एग्ज़ामिनेशन के अंदर अपीयर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कंपैरेटिव एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफ़ाई किया। तो फिर मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे टीचिंग ही मेरा टैलोस है और मुझे टीचिंग की तरफ आना चाहिए। मैं खुद सिविल सर्वेंट होने की बजाय इस बात के ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करूँगा कि मैं किंग मेकर बनूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, अल्लाह का शुक्र है, अब वो सिविल सर्विस के अंदर आ चुके हैं। फिर वहीं से लॉ के अंदर रग़बत पैदा होगी, फिर LLB भी हो गया, फिर अगेन टीचिंग वाला जो एलिमेंट था वो अंदर मौजूद था। फिर मैंने कुछ वकला हज़रात को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर जजेस भी बन गए। फिर इसी तरीके से LLM भी मुकम्मल हो गया। तो अब तक की अगर मैं बात करूं तो शायद कोई 20,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें मैं कोई ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के अंदर पढ़ा चुका हूं, कोच कर चुका हूं, गाइड कर चुका हूं। इसके अंदर कुछ बहुत अच्छी पोजीशंस के अंदर मौजूद हैं। और सच्ची बात है कि जैसे एक हमारे सूफ़ी शायर हैं सुल्तान बाहू, तो कहते हैं कि करामतों के अंदर कहते हैं कि वो अपने मुर्शिद से ऊपर चले गए थे। तो अब तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे से कई गुना आगे जा चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ जिसके अंदर जितनी क्वेस्ट होती है, जिसके अंदर जितनी तड़प होती है, जिसके अंदर जितनी लगन होती है, तो अल्लाह ताला आपको अपनी उसकी क्वेस्ट के अगेंस्ट, उसकी तड़प और उसकी शौक़ और उसके ज़ौक़ के अगेंस्ट नवाजता है। तो मुझे खुशी होती है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे मुकामात पे मुझसे आगे हैं। ये मरहला बड़ा दिलचस्प होता है और मुश्किल भी होता है कि आप एक जॉब छोड़ के आप बिज़नेस की तरफ आएँ या किसी ऐसे मिशन की तरफ, जैसे टेलोस का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जैसे कोई कहता है कि मैं शायद पैदा ही इस काम के लिए हुआ था, मुझे महसूस हुआ कि मैं इस वक्त राइट प्लेस पे नहीं हूँ, राइट पोजीशन पे नहीं हूँ, तो मेरी जगह, मेरा मकाम कोई और है। एक तो ये सोचते कम हैं लोग, दूसरा अगर सोच भी लें तो जो जॉब करते हैं उनमें इतना हौसला नहीं हो पाता कि वो छोड़कर कोई अपने पैशन की खातर, राइट प्रोफेशन चुनने की खातर वो पहला जो है उसको छोड़ सकें।
तो ये बड़ी करेज का काम होता है। सर आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। मेरे जहन में मैस्लो की एक थ्योरी आ रही है, उस थ्योरी के अंदर भी कहता है कि पहले सर हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, फिर सेकेंडरी नीड्स होती हैं, फिर टर्शरी नीड्स होती हैं, फिर हम सेल्फ एस्टीम की तरफ जाते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं। यानी बड़ी लेट जाके हम सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे किस मकसद के लिए बनाया गया है और मेरा रोल क्या है, मैंने करना क्या है। एक्चुअली सर मेरा एजुकेशन सेक्टर में आने का या इसके अंदर मुंसलिक होने की सबसे बड़ी शायद मोटिवेशन ही ये है कि मैं स्टूडेंट्स को बता सकूं कि यार तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हारा रोल क्या हो, तुम क्या कर सकते हो। तो क्योंकि मैंने लोगों को बताना था तो मुझे सबसे पहले ये फिर खुद से क्वेश्चन करना था कि भाई मैं कौन हूँ, मुझे किस लिए पैदा किया गया है, मेरा रोल क्या है। तो मैंने ये पहचाना कि मेरा रोल एज अ टीचर अच्छा है। और सर मैं मेरी डिग्री मास कम्युनिकेशन भी है, फिर लॉ के साथ भी दिलचस्पी है, प्रोफेशन उसके अंदर भी आ जाता है। तीसरी बात है ब्यूरोक्रेसी के साथ। तो सर स्टेट के 3 पिलर्स हैं, यू नो बेटर सर, कि लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है। सर मैं ये समझता हूँ कि और मीडिया को ऑब्वियसली चौथा स्तून कहा जाता है, वो सर, तो हम खुद ही बना लेते खुद ही बना लेते हैं। सर मुझे लगता है कि ये सारे स्तूनों की मौजूदगी एजुकेशन की वजह से, तालीम की वजह से, इल्म की वजह से। सर अगर बहैसियत टीचर हम अच्छे लेजिस्लेचर पैदा करेंगे तो हमारी अच्छी पार्लियामेंट होगी। बहैसियत टीचर अच्छे एग्जेक्टिव पैदा करेंगे, अच्छे ऑफिसर्स पैदा करेंगे तो हमारा वो स्तून जो है वो मजबूत होगा। इसी तरीके से जुडिशरी में। तो सर मुझे ये लगा कि मुझे वहाँ पे मौजूद होना चाहिए जहाँ पे ये जो ट्रेड्स हैं बिल्ड किए जाते हैं, जहाँ पे बच्चों को गाइड किया जाता है कि कल आपने किस पोजीशन, किस मुकाम के ऊपर बोलना है और स्टेट्समैनशिप उनके अंदर इसी टाइम के ऊपर बिल्ड की जा सके। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन ही ये थी कि मैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर आऊँ सर। तो आप महसूस करते हैं कि आपने कोई एक अफसर ऐसा पैदा कर दिया है जो इस मुल्क में कोई बेहतरी ला सकेगा? तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि मतलब बेशुमार अफसर भी आते हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी आते हैं, इसी प्रोसेस से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, डिग्रियाँ भी लेते हैं और मुख्तलिफ ख़ास तौर पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो तो अपने अपने शोबे भी छोड़ के, डॉक्टरी भी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के पावर के हसूल के लिए, पैसे के, ताकत के हसूल के लिए मतलब अपनी वो पेशे भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, जिनके लिए, जिनसे हम समझते हैं कि वो वहाँ रहकर भी इंसानियत की बड़ी ज़बरदस्त खिदमत कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा है कि मतलब ये क्या है? सैलरी देखें वो तो इतनी नहीं होती। हाँ। तो क्या वो जो एक अंदर उनके एक पावर का हंगरी होना, पैसे की लालच होना जिसके लिए वो आ रहे हैं, वो तो ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल काम है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके लिए ना सर एक थोड़ी सी मिसाल लीजिएगा। एक्चुअली मेरा ख्याल में एक पूरा इकोसिस्टम होता है। फ़र्ज़ करें हम यूरोपियन कंट्री के अंदर हैं तो शायद हम ब्यूरोक्रेट बनना ना पसंद करें, हम एंटरप्रेन्योर बनना पसंद करें। पूरा एक इकोसिस्टम है। अगर हम अमेरिका के अंदर हों शायद हम बिजनेसमैन बनना पसंद करें। हम किसी इसी तरीके से और किसी कंट्री के अंदर हों, हम क्रिएटिविटी की तरफ आएँ। तो सर ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसके अंदर जो आपके जो सराउंडिंग के एलिमेंट्स हैं वो आपको पुश कर रहे होते हैं किसी चीज़ की तरफ। तो सर अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे पावर कल्चर है। क्योंकि यहाँ पे पावर कल्चर है तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो उसका टिल्ट इस जानिब हो जाता है। दूसरी बात सर ये है कि मेरा ख्याल में कि हर जगह अच्छे लोग मौजूद होते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद हैं। मैं जुडिशरी के अंदर अगर बात करूं तो यहाँ पे बहुत अच्छे नाम अब भी मौजूद हैं। बल्कि फौरी तौर पे मेरे जहन में जस्टिस भगवान दास जैसे नाम आ गए, कॉर्नेलियस जैसे नाम आ गए, जस्टिस कॉर्नेलियस नाम आ गए। हालांकि मुसलमान भी नहीं थे लेकिन इसी धरती के बेटे थे, लेकिन उन्होंने जुडिशरी के अंदर बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया। इसी तरीके से शहाब जो नामा जिन्होंने लिखा, डॉक्टर शहाब साहब, वो भी ब्यूरोक्रेसी का नाम था। बल्कि सर मैं जिक्र करना चाहूँगा कुदरतुल्लाह शहाब साहब। इसी तरीके से सर अगर हम जिक्र करें हम 60s या 70 की पाकिस्तान की तरक्की या प्रोग्रेस का जिक्र करें ना सर, तो उस प्रोग्रेस के अंदर एक टाइम के ऊपर पाकिस्तान की प्रोग्रेस अमेरिका की प्रोग्रेस के साथ कंपेयर होती थी कि इतनी तेज़ी से दोनों कंट्री वो तरक्की कर रहे थे। तो उस वक्त सर हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो लोग मौजूद थे जिनको हम इंटेलिजेंशिया कह सकते हैं। इसी तरीके से जुडिशरी के अंदर भी इस तरीके से मजबूत लोग मौजूद थे। इसी तरीके से सर टेक्नोक्रेट्स हमारे पास मौजूद थे। डॉक्टर कदीर साहब जैसे लोग जो है वो मौजूद हमारे पास रहे हैं और इस तरीके से और भी कई नाम मौजूद हैं। तो सर आजकल ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं। हाँ सर मेरा ख्याल में कि मैं फिर एजुकेशन सेक्टर का इसका जिक्र करूँगा कि ये शायद इस वजह से कम होते जा रहे हैं मेरी नाकिस राय के अंदर
कि एजुकेशन भी साथ साथ कमर्शियल होती जा रही है। अब यहाँ पे भी आपको वैसे शायद मुखलिस लोग नहीं मिलेंगे। एजुकेशन भी सर, मैं एजुकेशन सेक्टर से अंदर हूँ और इस बात का इतराफ़ करना बड़ा मुश्किल है सर, ये भी एक तरह की एक इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर सिर्फ इस नज़र से आएंगे कि हमने इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाना है, तो सर फिर हम शायद अपने मुल्क को अच्छे दानिश्वर नहीं दे सकेंगे। जब हम इसे एक प्रोडक्ट समझेंगे, जब हम इसे एक ATM मशीन समझेंगे, तो सर फिर वैल्यूज़ प्रमोट नहीं होंगी। फिर वैल्यूज़ की जगह फिर इसी तरीके से होगा कि इंटेलिजेंस या प्रोड्यूस नहीं होगा, जो आम और सतही सतह के लोग हैं ना, वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझूंगा सर, एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर द कंट्री। आपने एजुकेशन को मजबूत करना है तो लेजिस्लेचर मजबूत होनी है, तो एग्जेक्टिव मजबूत होनी है, तो जुडिशरी मजबूत। तो कितने बजे आमतौर पर आप ऑफिस पहुंच जाते हैं अपने कॉलेज? डोगर साहब, ऐसा है कि एक टीचर को ना सूरज के निकलने से पहले बेदार हो जाना चाहिए। हमारी बेदारी का भी यही आलम था, आज पूरा दिन आपके साथ गुजरना है। तो मैं कॉलेज जल्दी आ गया था, हमारी रूटीन ऐसी है, बल्कि नाश्ता भी हम इंतज़ार था आपके साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। तो मेरा ख्याल गपशप का सिलसिला बाद में जारी रखते हैं, पहले हम आज तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्मार्ट किस्म का नाश्ता है। आपकी स्मार्टनेस का, फिटनेस का यही राज है या आपको पराठे शराठे खाते हैं? असल में सर, वो जो मशरकी तौर पे जो मेहमान नवाजी है ना, उसके आदाब तभी पूरे होते हैं कि वो जो खाना है वो ज़रा बेतकल्लुफ़ तरीके से खाया जाए। तो आप हमारे मेहमान भी हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा तकल्लुफ़ के साथ थोड़ा सा इसको सजाया गया। सर, क्या कभी आप मैरिड हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह है ना? जी बिल्कुल। और एक ही शादी है? अभी तक एक अभी है। तक बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो खाना शाना घर से मिल जाता है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही आज तो इत्तेफाक से इधर खाना पड़ रहा है ना? जी ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। बल्कि एक दिलचस्प बात आ गई सर कि वो कहते हैं कि आदमी और परिंदे का नसीब एक जैसा है कि घर चलाने के लिए घर से निकलना पड़ता है। वाह। तो बस ऐसे ही है सर कि एक हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं बाप होने के नाते, तो उसके लिए फिर ये है कि थोड़ा सा फैमिली लाइफ को किसी हद तक सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। बिल्कुल सही। कभी खुद बनाया नाश्ता? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ और फिर उस दिन घर वाले रोज़ा रख लेते हैं क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने बनाया तो खाना भी आपने है। मतलब टेस्ट हाँ, अच्छा नहीं होता? अच्छा टेस्ट नहीं होता। सही। तो आपको वैसे बाई चॉइस जब आपने खाना हो तो क्या बनवाते हैं, क्या अच्छा लगता है आपको? सर, मुझे देसी फूड पसंद है, पाकिस्तानी फूड पसंद है, और बल्कि इसके ऊपर भी मेरा ये ख्याल है कि जिस खिते जिस जगह पे आप मौजूद होते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने आपको जो बॉडी सिस्टम है उसी के मुताबिक आपको बनाया होता है। तो फास्ट फूड की जगह मैं कोशिश करता हूँ कि यानी जो देसी फूड है वो हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, रोटी हो, और ख़ास तौर पे जब आप 40+ हैं तो फिर वाकई आपको जो प्योर डाइट है, ऑर्गेनिक डाइट है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि ऑर्गेनिक जो डाइट है उसको भी जो है ना अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं, जीना चाहते हैं, तो फिर आपको पहले अपने खाने के ऊपर तवज्जो देनी होगी। वाह। अच्छा खाएंगे तो ज़्यादा जिएंगे। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैं आज आपको 4 क्यूज के बारे में बताऊंगा। बेटा, आपने ये 4 क्यूज अंडरस्टैंड करने हैं कि ये 4 क्यूज कौन से हैं। स्टूडेंट, अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो जो पहले क्यू ने आपकी लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट, वो है IQ। स्टूडेंट, ये IQ क्या है? IQ स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट। इस इंटेलिजेंस कोशेंट से मुराद ये है कि आपने अपनी एकेडमिक्स के अंदर एक्सीलेंस को डेवलप करना है, आपने अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है, आपने सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर तवज्जो देनी है, आपने टेस्ट सीरीज को अच्छे तरीके से कंडक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो ये IQ आपकी सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। कितना कंट्रीब्यूट करेगा? तो ये ऑलमोस्ट 25% कंट्रीब्यूट करेगा। स्टूडेंट, सिर्फ आपको सक्सेसफुल होने के लिए IQ बिल्ड नहीं करना बल्कि EQ भी बिल्ड करना है। देन व्हाट इज EQ? स्टूडेंट्स, ये EQ इमोशनल कोशेंट है। स्टूडेंट्स, ये इदारा हम ये कोशिश करेंगे कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा हो सके, आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी पैदा हो सके, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है पैदा हो सके। तो स्टूडेंट्स,
IQ के साथ EQ का बिल्ड होना बड़ा ज़रूरी है। और एक तीसरा Q जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, उसका नाम है बेटा SQ। नाउ व्हाट इज SQ? SQ इज सोशल कोशेंट। ये सोशल कोशेंट क्या है कि आपने अपने आप को सोशली कनेक्ट करना है। स्टूडेंट, हम आइसोलेशन के अंदर नहीं रह सकते, इंसान तनहा नहीं रह सकता, इंसान ने सोसाइटी के अंदर रहना है। और मेरे इस जुमले को अपने जहन के अंदर रखिएगा, नेटवर्क इज नेटवर्थ। आपने लोगों के साथ कनेक्ट होकर रहना है। अगर आपके कनेक्शन स्ट्रांग होंगे तो ये आपका सरमाया के तौर पे आपके साथ काम आएंगे और ये सरमाया साबित होगा। मियाँ साहब, आप कभी लाइफ प्लान करके आपने यहाँ तक पहुँचे हैं या हालात आपको यहाँ तक ले आए? सर, बड़ा दिलचस्प आपने बात पूछी है। मेरा ख्याल में सर, जिस कंडीशन में, जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप रहते हैं ना, इसके अंदर सारा कुछ आप खुद से प्लान नहीं करते, बल्कि आपकी लाइफ के अंदर एक्सीडेंट्स और को एक्सीडेंट्स अपना बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगेन वो मेरे ज़हन में रेफरेंस आ गया हार्डी का। तो हार्डी का सर जो लिटरेचर है ना, उसमें वो कभी भी चीज़ों को आइडियलाइज़ नहीं करता। वो कहता है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट्स और को एक्सीडेंट्स होते हैं जिससे आपकी लाइफ जो है वो शेप होती रहती है। बल्कि मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मेरी लाइफ के अंदर जो टर्न आया वो एक बड़ी हार्ट टचिंग फीलिंग्स हैं। मेरे वो वालिद साहब की वो वफ़ात थी, तो उसके बाद मैंने बिलखुसूस तौर पे सोचा कि मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए और इस तरीके से अपनी लाइफ को शेप करना चाहिए कि मैं अपने वालिद साहब के लिए भी सदका जारिया बन सकूं और बाकी सोसाइटी की जो है ना वेलफेयर, उसके लिए भी काम कर सकूं। तो मेरा ये ख्याल है कि मौत तो कोई भी प्लान नहीं करता, तो वालिद साहब की वफ़ात ने मेरी लाइफ में टर्न करने के अंदर, उसको रीशेप करने के अंदर एक बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। आपके मंसूबों में एक तो जो आप प्रेजेंटली आप कर रहे हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर रोल अदा कर रहे हैं, एक एजुकेशनल के तौर पे रोल अदा कर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट के तौर पे, और इसके साथ साथ आप सर्विसेज देते हैं मुख्तलिफ एकेडमीज़ को। बहुत पाकिस्तान के प्रेस्टिजियस अदारों में आपकी लेक्चर्स रखवाए जाते हैं। CSS और PMS के स्टूडेंट्स बेशुमार आपके तैयार करता हैं। ये खुद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। फर्दर आपके जहन में क्या मंसूबे हैं? ब्रेक लग गई है या आप आगे बढ़ेंगे? और डोगर साहब, ऐसा है कि वो जो बहता पानी है वो दरिया की मानिंद होता है, तो ज़िंदगी भी बहते पानी की मानिंद होनी चाहिए। सर, मुझे इस टाइम के ऊपर ये लगता है कि मुझे जो स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर जो कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, बल्कि अपनी लाइफ को भी एक और जो सिमत देनी चाहिए सर, वो टेक्नोलॉजी को देनी चाहिए। हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए एजुकेशन सेक्टर के अंदर रहते हुए कि सर अब ये डिग्री से ज़्यादा सर्टिफिकेशन का दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। तो अब हमें अपने स्टूडेंट्स को फ़ौरन टेक्नोलॉजी की तरफ लाना चाहिए। मुझे मेंशन करना चाहिए कि हमें अपने स्टूडेंट्स को ई-कॉमर्स की तरफ लाना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लाना चाहिए। सर, ये डाटा एनालिसिस का टाइम है, अपने स्टूडेंट्स को उस तरफ लेना चाहिए। सर, ये साइबर सिक्योरिटी का टाइम है, अपने बच्चों को इस तरफ लेके आना चाहिए। तो मैं अपने इदारे के अंदर भी सर यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने इदारों को, अपने जो स्टूडेंट्स हो, उनको अब टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फेमिलियर कर सकूँ, आगाह कर सकूँ, तो उनके माइंड के अंदर ये इनकलकेट कर सकूँ कि अब जो डिग्री है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि डिग्री के साथ हुनर होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं मज़ीद इस बात पे गुफ्तगू करके प्रोग्राम का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। बहुत खूबसूरती के साथ आपने वजाहत कर दी, लेकिन क्या इस बात का रोना रोया जा सकता है कि इस वक्त भी हुकूमती सतह पर निसाब को तब्दील करने का कोई एहतमाम कम अज़ कम नज़र नहीं आता हमें? सर, आपने वो दिल के तार छेड़ने वाली वो आप सारी बातें कर रहे हैं। सर, मैं आई वुड लाइक टू टेक मोमेंट, मैं आप एक ग्रेटर पिक्चर देखें ना सर, उस ग्रेटर पिक्चर में देखें कि हमारे कंट्री को चैलेंजेस कौन से हैं। सर, हमारे कंट्री का चैलेंज वाटर क्राइसिस है, हमारे कंट्री का चैलेंज एनर्जी क्राइसिस है, हमारे जो कंट्री का क्राइसिस है कि हमारे पास मिनरल्स वगैरह हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो सर, पॉइंट ये है कि हमारी एजुकेशन अगर हमें वाटर क्राइसिस को डील करना नहीं सिखा रही, एनर्जी क्राइसिस को डील करना नहीं सिखा रही, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, इससे बेनिफिशरी होना नहीं सिखा रही, हम टूरिज़्म के लिए हम बहुत अच्छे सपोर्टिव कंट्री हैं, उसके लिए बेनिफिशरी होना नहीं सिखा रही, तो एक्चुअली फिर एजुकेशन है क्या? फिर तो ये एक मीनिंगलेस चीज़ होगी ना सर। मेरी वो तालीम जिससे मेरा कंट्री ही फ़ायदा नहीं ले पा रहा,
तो वी मस्ट थिंक अबाउट इट। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एजुकेशन है उस करिकुलम को रीडिज़ाइन इस सेंस के अंदर होने की ज़रूरत है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कंट्री को उसके रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर सकें। कप्लान इंस्टीट्यूट पहुँचे हैं। करियर काउंसलिंग का ये अदारा है जहाँ सर्विसेज देते हैं, उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं मियां आसिफ सरदार। CEO कप्लान इंस्टीट्यूट अमजद हुसैन साहब मौजूद हैं। बहुत अच्छी तरह से मियां आसिफ सरदार साहब के बारे में जानते हैं उन्हें। कितना जानते हैं, उनकी नज़र में मियां आसिफ सरदार साहब क्या हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सर कहिएगा। अच्छा, मियाँ साहब को अल्लाह ताला ने जो शख्सियत दी है ना, वो शख्सियत एक किस तरह की है कि वो जिसके साथ भी जुड़ेंगे, जिसके साथ भी बैठेंगे, वो इनसे कुछ ना कुछ सीखेगा ज़रूर। हम लोग जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं वो बड़ा डिफरेंटली कर रहे हैं। लाइक हमें ये होता है कि सिर्फ हमने एजुकेशन नहीं देनी, सिर्फ डिग्री के पीछे नहीं भागना, वो स्किल भी बच्चे के पास हो। अच्छा, ये वाला जो काम है ये मियाँ साहब के बगैर अगर शायद इनसे उस तरह से मुलाकात नहीं होती, इस तरह से इनसे सीखने का मौका नहीं मिलता, तो शायद बहुत सारी चीज़ें हमें उस तरह से क्लियर नहीं होती। एक बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं, अल्लाह ताला ने इनको जो सलाहियतें दी हैं उनको। एक होता है कि इंसान के पास एसेट्स बहुत होते हैं, लेकिन वो उन एसेट्स को उतना पॉजिटिवली यूज़ कर नहीं रहा होता या कर नहीं पा रहा होता। तो यहाँ पे ये मसला नहीं है, ये अपने जो अल्लाह ताला ने इनको जो एसेट्स दिए ना उनको ये ओवर यूज़ कर रहे हैं। ये शुक्र है अल्लाह का कि इस तरह के जो एक्टिव एनर्जेटिक लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास है, हमारे साथ। तो ये बताइए कि हमारे बच्चों के जहनों से अभी तक ये बात क्यों नहीं निकलती? वो अभी भी वो डिग्री 4-4 साल की BS हो गया, फिर MS, फिर PhD, और हमारी हुकूमतें, हमारे अदारे कहते हैं कि जी जब तक आपकी PhD नहीं होती आप जॉब भी नहीं कर सकते। तो इतनी लंबी तवील एजुकेशन हासिल करने के बाद बेचारे भूखे मरते हैं, बेरोज़गार होते हैं। तो वो इस तरफ, इस चक्कर से निकलने का उनके जहन में ख्याल क्यों नहीं आ रहा? सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बल्कि मैं यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट्स को भी रिकॉग्नाइज़ करना चाहूँगा। टेफ्टा के, नेफ्टेक के इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो बच्चों को अब सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। इन सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि बच्चों को फौरी तौर पे इस काबिल बनाया जा सके कि वो अर्निंग कर सकें। और ये जो आपने बात की है ना सर IT वाली, ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को ही देखें तो उसकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसके मुल्क के GDP के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो प्ले कर रही है। तो इसी तरीके से सर हमारे कंट्री के अंदर भी हाँ इस तरफ तवज्जो मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको मज़ीद शद्दोमद से हमें इसको कोशिश को बढ़ाने की ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और ये कॉल ऑफ द डे है। अपने स्टूडेंट्स को सर हमें वेब डेवलपमेंट की तरफ लेके आना है, हमें उनको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सिखानी है, पाइथन वगैरह की लैंग्वेजेस सिखानी है, हमें उन्हें डाटा एनालिसिस करना सिखाना है, सर डाटाबेस सिखाना है। सर ये वो चीज़ें हैं जो कॉल ऑफ द डे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब शायद बच्चों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, उनकी इंफॉर्मेशन का जो स्केल है वो बढ़ चुका है। हाँ स्टिल कुछ जो हैं पेरेंट्स हैं वो कन्वेंशनल माइंड रखते हैं, वो स्टिल वो रिटोरिक उसी तरीके से अपनी सेंस रखते हैं कि हमने यही डिग्रीज़ करवानी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया के जहाँ पे नुकसानात हैं वहाँ की उसकी पॉजिटिविटी ये है कि वो बच्चों को जो न्यू ट्रेंड्स हैं उसके बारे में बता रहा है। इतनी जगहों पे लेक्चर देते हैं, बड़े उमरा को लेक्चर देते हैं, उनके बच्चों को लेक्चर देते हैं, आम लोगों को भी देते हैं। आज हमारे प्रोग्राम के ज़रिए बताइए ना कि एक आम शख्स, एक आम मिडिल क्लास का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, जब उसको आप ये कहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने, वो जॉब सीकर ना बने, जॉब देने वाला बने, तो वो बेचारा जो फीसें भी देने के काबिल नहीं होता अपनी, वो किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में आए, किस तरह से वो जॉब देने वाला बने? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपसे चाहिए। सर आपके सवाल बड़े खूबसूरत हैं, और आपके सवालों से ये कतई नहीं लगता कि आप जर्नलिस्ट हैं, सवालों से ये लगता है कि आप भी एजुकेशनिस्ट हैं। सर एक स्टूडेंट है, रॉ स्टूडेंट है। अब मैं आपको जस्ट एक ही जैसे उसके कोर्स बताता हूँ। सर वो डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, वेब डिज़ाइनिंग सीख ले, इसके ऊपर सर अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर ले।
इसके बाद अपने जो सीवीज़ वगैरह हैं उनके ऊपर फाइवर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर शेयर कर लें। उसको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उसकी जो सीवी है, उसकी जो प्रोफाइल है, उसकी इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट होगी। उसकी वो जो स्किल है वो उसको डॉलर्स के अंदर पे करेगी, वो उसको पाउंड्स के अंदर पे करेगी, और वो शायद कन्वेंशनली जॉब्स के अंदर इतना अर्न ना कर सके जितना इन प्रोग्राम से कर सकता है। ई कॉमर्स से सीखने से ही कर सकता है। पिछले दिनों अमेज़ॉन पाकिस्तान के अंदर बड़ा ट्रेंडिंग था, उसके ज़रिए कर सकता है, शॉपिफाई के ज़रिए कर सकता है। मेरे सामने सर ऐसी एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स के एग्जांपल मौजूद हैं। 19, 20, 21 साल की उम्र उनकी उम्र थी और बच्चों ने ये काम करना शुरू किया तो उन्होंने सर मिलियंस के अंदर अर्न किया। सो सर पहली बात क्या है, आपने शॉर्ट स्किल्स सीखनी है, ये स्किल सीखनी है, उसके अंदर एक्सपर्टीज़ लेनी है। वो एक्सपर्टीज़ आपके लिए रेवेन्यू क्रिएट करेगी, उस रेवेन्यू से फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है। प्रेस क्लब में यौम तशक्कर मनाने की तकरीब है। आज पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की जो शानदार कामयाबी उसे मिली भारत के मुकाबले में, अज़ादार हुसैन आबदी मौजूद हैं, सेक्रेटरी प्रेस क्लब हैं, और उनके साथ उनके कुछ दीगर मेंबर्स भी मौजूद हैं प्रेस क्लब के। यहाँ एक छोटी सी तकरीब होगी जिसमें केक काटा जाएगा, और लेकिन इससे पहले हम अज़ादार हुसैन आबदी साहब से बात करते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे जो मेहमान हैं आज के मियाँ आसिफ सरदार साहब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अज़ादार साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। ये बताइए कि मियाँ आसिफ सरदार साहब जो हैं, इनके हवाले से क्या कहेंगे? इनकी जो खिदमात हैं हमारे शोबा तालीम में, और जो एक मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से क्या कहेंगे आप इनके हवाले से? सर सबसे पहले तो आपको और मियाँ आसिफ सरदार साहब को हम वेलकम करते हैं कि वो प्रेस क्लब में तशरीफ़ लेके आए और अपने कीमती लम्हात में से जो था चंद मिनट हमारे लिए निकाले। तो मियाँ आसिफ सरदार के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फैसलाबाद का फ़ख्र हैं, न सिर्फ फैसलाबाद का फ़ख्र हैं बल्कि महकमा तालीम का फ़ख्र हैं, क्योंकि इनके लगाए हुए बूटे जो हैं वो आज न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरे पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज हैं, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ नौजवान बल्कि पढ़ाए हैं। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि इन्होंने पूरे के पूरे जो घराने हैं, पूरी की पूरी जो फैमिली है, जो उनके बच्चे हैं, उन्हें तालीम दिलवाई है, और तालीम हासिल करने के बाद आज वो फैसलाबाद के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर बैठे, मुख्तलिफ़ महकमों में बैठे जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम। एडिशनल डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी इम्तियाज़ हुसैन उनसे मिलने के लिए पहुँचे, दोस्त हैं मियाँ आसिफ साहब की। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद डिवीज़न इम्तियाज़ हुसैन फैसलाबाद में पोस्टिंग पर मुबारकबाद देने के लिए पहुँचे हैं मियाँ आसिफ साहब, क्योंकि मियाँ आसिफ साहब के दोस्त हैं, पुरानी उनसे शनासाई है। तो आज जानते हैं उनसे क्या ख़यालात रखते हैं मियाँ आसिफ साहब उनके बारे में, और वो क्या जवाब उन क्या कहते हैं। मियाँ साहब मुबारकबाद देने आए हैं पोस्टिंग पे। इम्तियाज़ भाई आपको बहुत मुबारक हो, और माशाल्लाह आपकी जहाँ भी पोस्टिंग रही हैं आपने हर जगह बड़ा अच्छा सर्व किया है, और फैसलाबाद के अंदर भी हम चाहेंगे और हमारी दुआ है कि आप बहुत अच्छा सर्व करें, और आपकी हिस्ट्री भी ये है कि आप बड़े अच्छे अपने इम्प्रिंट्स छोड़ते हैं। विश यू गुड लक सर। थैंक यू वेरी मच। इम्तियाज़ हुसैन साहब, मियाँ आसिफ साहब को क्या कहेंगे उनके बारे में? कोई है आपका तारुफ? आसिफ साहब को एक मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, और आसिफ साहब और उनका वक्त गुजरा है फैसलाबाद में, तो वो हमारे दरमियान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था। तो फैसलाबाद में एजुकेशन में ये काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, और ख़ुद भी एजुकेसिस्ट हैं। तो सिंस 2006 से इनडायरेक्ट जो है ना हमारा रब्ता है, मुलाकात प्रॉपर यहीं पे हुई है, लेकिन वो रेफरेंस से बारी जो है ना वो इनका फीडबैक हमें आ रहा था कि किस स्टेज पे पहुंच गए माशाल्लाह। तो अभी बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अब तो स्ट्रगल फेज से थोड़ा सा आगे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों के लिए CSS में भी इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। अब सुपीरियर में जब से ज्वाइन किया है तो एजुकेशन को ज़रा और जाविये से लेके जा रहे हैं, नीचे लेवल पे एजुकेशन को पकड़ लिया है, और नीचे फाउंडेशन स्टेज इंपॉर्टेंट भी है कॉलेज में, स्कूल लेवल पे, तो मेहनत कर रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि जो विजन वाला बंदा है सिर्फ उसी को एजुकेशन में होना चाहिए। एजुकेशन ऐसा काम है कि विजन के बगैर ये हो नहीं सकता। ये बहुत दूर अंदेश बंदा जो है ना इस काम को शुरू कर सकता है, उसे ही करना चाहिए। जो सिर्फ तिजारत समझ के इस काम को करेगा तो वो उसका रिज़ल्ट सही भी नहीं निकलेगा। तो जिसमें पैशन है, डेडिकेशन है, जज्बा है, और अंदर से उसमें कोई ख्यालात भी हैं, और तो वही बच्चों को जो है ना वो लीड और गाइड कर सकता है। तो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह ये सही जा रहे हैं, अल्लाह इनको और कामयाब करे। हमारी जो सारी सपोर्ट है एजुकेशन में जो है ना वो इनके साथ है,
तो डेफिनेटली हम पहले भी हम दोस्त जो हैं इनकी कर रहे हैं हर एंगल से, जो गाइडेंस ही होती है बेसिकली। अब अपने दोस्त को अच्छा मशवरा भी बात सुन्नत है, आप किसी को अच्छा मशवरा दे दें तो ये भी बड़ी बात है कि अच्छा मशवरा दिया है, और अच्छा मशवरा ही इंसान को रास्ते पर लगा देता है कि ये काम करना है कि नहीं करना है, और करना है तो फिर कैसे करना है, तो कैसे करना ये मशवरा है। पहला ये है कि करना भी है कि नहीं करना, स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इस एंगल से हम राब्ते में रहते हैं। तो और ये राब्ता अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहकम है, और क्योंकि इसकी बुनियाद एजुकेशन है। बार के प्रेसिडेंट राय सैफ उर रहमान भट्टी ने चाय का अहतमाम किया है मियाँ आसिफ सरदार साहब के एजाज़ में। आइए सैफ रहमान भट्टी साहब के पास मौजूद हैं, बाहर प्रेसिडेंट हैं। यहाँ अमजद इस्लाम राना साहब हैं, शहर के बड़े एक इल्मी अदबी शख्सियत हैं, रेडियो पर भी प्रोग्राम भी करते हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। अब तो उनसे बात करेंगे। मोहम्मद अफजल अली साहब एडवोकेट हैं, एसोसिएट हैं राय सैफ उर रहमान भट्टी साहब के, उनसे गुफ्तगू होगी। और आखिर में बार प्रेसिडेंट राय सैफ उर रहमान भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनेंगे, वो क्या कहते हैं मियाँ आसिफ साहब के बारे में। अमजद इस्लाम राना साहब से बात करते हैं, आगाज़ करते हैं। अमजद साहब कहिएगा, कब से ताल्लुक़ है मियाँ आसिफ सरदार साहब से? आपकी राय बहुत मैटर करती है, आपके व्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, फरमाइएगा आपकी नज़र में। सर बहुत शुक्रिया। और मियाँ आसिफ सरदार के बारे में बोलना और इनसे ताल्लुक़ तो 2006 से है। ताल्लुक़ क्या सर, समझते हैं खुशकिस्मती है कि एक मोटिवेशनल जो है वो वाइब्स मिली शुरू से ही। और आपको पता है मैंने डिपार्टमेंट भी छोड़ा तो उसके पीछे भी मियाँ आसिफ सरदार थे, इनकी मोटिवेशंस थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बड़ी अचीवमेंट्स हैं। और आसिफ सरदार को अगर मैं अल्फाज में एक शेर से ही मैं जो है उनकी शख्सियत करूँगा क्लोज़, कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बातों का फ़न, अल्फाज का चुनाव और इनकी शख्सियत, ये समझ लें कि इनकी शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू है कि जो लोग इनके साथ बैठते उठते हैं वो इनसे हमेशा सीख के जाते हैं और वो मोटिवेशन लेके जाते हैं और एक नई राह जो है वो उनके लिए जो है उसकी तरतीब दे देते हैं। तो इतना खूबसूरत इंसान है, तो इसके लिए मेरा ख़ास मज़ीद अल्फाज ना चाहें कि मैं शायद मैं कुछ बयान कर सकूँ। मोहम्मद अफजल अली एडवोकेट, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, कहिएगा जी। आसिफ सरदार साहब से मेरा तल्लुक़ 2 साल से हुआ है। ये बहुत ही अच्छे और पोलाइट इंसान हैं, ये दुनिया के तमाम मामलात में कोऑपरेशन करते हैं, इंसानियत बहुत ज़्यादा इनमें, अपने स्टूडेंट्स को बड़ी मोहब्बत प्यार से पढ़ाते हैं। इनको समझने के लिए इनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये कितने अच्छे इंसान हैं पढ़ाने में, और इनसे फैज़याब होकर बहुत सारे दोस्त ब्यूरोक्रेट्स भी बने हैं, जजेस भी हैं और फील्ड में लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जो उन्होंने इनसे सीखा है और वो सर्व कर रहे हैं लोगों को। मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत अच्छे दोस्त हैं। राय सैफ उर रहमान भट्टी बार प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट बार फेस्टिवल के प्रेसिडेंट हैं, बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत दबंग वकील हैं, बहुत बार में उनकी मकबूलियत, उनकी शख्सियत, उनके अब तक के जो रोल है, उन्होंने इलेक्ट होने के बाद जो रोल अदा किया बहुत सराहा जा रहा है उसको। बड़े मुश्किल फ़ैसले किए उन्होंने, लेकिन उनको वकला की भरपूर तायद हासिल थी। उनके व्यूज़ जानते हैं। भट्टी साहब कहिएगा, मियाँ आसिफ सरदार साहब आपकी नज़र में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डोगर साहब आपका और आपकी टीम का बेहद मशकूर हूँ और आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तान में भी किसी एजुकेशनिस्ट और जो उस्ताद हो, टीचर हो, उसको आपने प्रोटेक्शन देने की कोशिश भी की और उसको लोगों के सामने उसके व्यूज़ और उसका किरदार रख रहे हैं। चूँकि दुनिया में वो माशरा हमेशा तरक्की और अरूज पाता है जो अपने उस्तादों का एहतराम करता है। मैं एक वाक़या सुनाने के बाद आसिफ साहब के मुतल्लिक़ बात करूँगा कि एयरपोर्ट पे जब जाते हैं हम, किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, माशरा पाकिस्तान, अगर किसी को ये ख़बर मिल जाए कि ये किसी यूनिवर्सिटी का, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का टीचर है,
तो उसको बग़ैर तलाशी लिए वो गुजरने देते, इतना उसका एहतराम है। आज आसिफ सरदार साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, आपके साथ ही मरा आए हैं। सुपीरियर कॉलेज को चलाते हैं, ये एजुकेशनिस्ट हैं और ये ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं कि इनके शागिर्द बेशुमार लॉट जजेस भी हुए हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स में भी हैं। और मुझे ये सरगोदा से हमारी बार के मेंबर भी हैं। मुझे इनकी पर्सनैलिटी पे कुछ शक शुबा नहीं है। मैं कई बार इनकी गैर मौजूदगी में इनके कॉलेज में कभी बतौर ऑफिस बेयर कॉल करता हूँ कि ये मेरे किसी बरखुरदार की, किसी अजीज़ का ये मसला है, तो ये दोस्त प्रायरिटी पे वो उसको हल भी करते हैं। इससे उसके मालिक की, उसके डायरेक्टर साहबान की जो है वो समझ लगती है कि पर्सनैलिटी कैसी है। मुझे आज बड़ी खुशी है कि ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में तशरीफ़ लाए। मैं इनको खुशामदीद भी कहता हूँ। और जो काम मैं मिशन लेके सदर बतौर निकला हूँ, और डेफिनेट आज की उस बात की ज़्यादा तकवीत है, क्योंकि मैंने एक फ़ैसला किया था कि इस बार जो कि एजुकेशन के हवाले से, लॉ के हवाले से बात आगे चलेगी। आपने देखा होगा कि 4 माह हो गए मेरे पास कोई ऐसा गेस्ट नहीं बार में आया जिसका लॉ से या किसी एजुकेशन के अलावा किसी और दीगर तबके से हो। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं आज आसिफ साहब के नाम एक बात और करूँगा कि ये जो हमारी लाइब्रेरी है बार की, ये मैं समझता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ये पाकिस्तान की नंबर 1 लाइब्रेरी है, किसी भी बार एसोसिएशन से ये बेहतर है। उसको हम सुपीरियर कॉलेज से शुरू ही करते हैं कि सुपीरियर कॉलेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे, जो CSS या PCS की तैयारी करना चाहते होंगे कंपटीशन के इम्तहान के लिए, हम ऑफ़र करते हैं कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट वो हमारी लाइब्रेरी को फ्री ऑफ कॉस्ट विज़िट करेंगे और उसको हम अलाउ करेंगे लीगली कि वो 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक शाम के वक्त हम फैसलाबाद बार की लाइब्रेरी जो है उनके स्टूडेंट जो हैं फाइनली के उनके लिए इंशाल्लाह खोलेंगे। वाह, ज़बरदस्त जी, एक्सीलेंट। बहुत बड़ी ऑफ़र की बार के प्रेसिडेंट ने, फैसलाबाद बार के राय सैफुर रहमान भट्टी साहब ने, कि सुपीरियर कॉलेज के स्टूडेंट्स अगर यहाँ तालीम हासिल करना चाहें, यहाँ लाइब्रेरी कंसल्ट करना चाहें, तो लाइब्रेरी मौजूद होगी 5 घंटों के लिए उनके लिए। बहुत एक इल्म दोस्त प्रेसिडेंट ही ये बात कर सकता है। आखिर में मियाँ आसिफ सरदार साहब से जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस ऑफ़र पर, भट्टी साहब की बातों पर, और फिर एक शॉर्ट मैसेज व्यूअर्स के लिए क्या देना चाहेंगे, कहिएगा मेरे साथ। भट्टी साहब, सबसे पहले तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है कि बीइंग बार प्रेसिडेंट आपने सुपीरियर कॉलेज के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी फराहम की है और हमें ये ऑफ़र किया है कि हम बुक्स से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इल्म के 4 ज़राए हैं, एक ज़रिया हवास है, एक ज़रिया अक़ल है, एक ज़रिया वजदान है, और चौथा ज़रिया जो है वो वही है। तो वही तो यकीनन पैगंबरों के ऊपर नाजिल होती है। मैं ये चाहूँगा और समझता हूँ कि अक़ल का जो बेहतरीन माखज़ और मरकज़ है वो किताब है। तो आपने किताब से जो हमारी ये रसाई दी है उसके लिए हम आपके ममनून और मशकूर हैं। और यही हमारा पैगाम अपने बच्चों के लिए है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि पीछे क्या हो चुका है, माजी में क्या हो चुका है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हाल को कैसे बेहतर करना है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो सकता है, तो किताब से बेहतरीन दोस्त कोई भी नहीं हो सकता। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अफजल साहब का, हमारे रहनुमा हैं, दोस्त हैं, अमजद साहब का। ये दोस्तों की मोहब्बत है जो आपके जज्बों को भी जमा रखती है। और मिसदाक उनका जो बाबर का जुमला है बड़ा ज़बरदस्त है, वो यहाँ पे सादिक आता है कि हमा यारा दोज़ख हमा यारा बहिश्त। व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे एंड पे? खुद प्यास का सहरा हूँ मगर दिल की ये ज़िद है, हर दश्त पे सावन की तरह टूट के बरसों। हमें अपनी कैपेसिटी के अंदर दूसरों के लिए जितनी आसानियाँ पैदा कर सकें उतनी आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत मैसेज कि अपनी ज़ात से दूसरों के लिए जितनी आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। ये खूबसूरत मैसेज था मियाँ आसिफ सरदार का, जो आज की मेहमान शख्सियत थे। एक एजुकेशनिस्ट हैं बहुत बड़े, और वो मोटिवेशन स्पीकर हैं। बहुत जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में लेक्चर देते हैं। उनकी खिदमात, उनकी कंसल्टेंसी हासिल की जाती है। CSS के
इम्तहानात की तैयारी के लिए, मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स, PMS के लिए भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। आज की गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त,